Hello everyone and welcome back to lecture 3 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आज हम लोग सेक्शन 2 के कुछ और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जो बच गए थे लास्ट क्लास में वो करने वाले हैं। So here we go. Fact. Fact means and includes anything, state of things or relation of thing capable of being perceived by the senses. Physical fact. This is a physical fact. Okay. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई विंडो जो है वो ब्रोकन है किसी घर का, राइट, दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट कि वो लोग विंडो के थ्रू, चोर जो है वो घर में घुसे विंडो को तोड़ के। ओके, दिस इज अ फैक्ट। मान लो वो कुछ ढूंढ रहे थे घर में और उन्होंने पूरे घर का तहस नहस कर दिया, पूरा मेसअप कर दिया। तो वो जो स्टेट ऑफ थिंग्स है, राइट, कि कोई चीज़ किस तरीके से अरेंज थी, फिर उन लोगों ने कैसे तहस नहस कर दिया, दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो कि हम परसीव कर सकते हैं, हमने देखा किसी को कुछ करते हुए, हमने सुना किसी को कुछ बोलते हुए, या फिर हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ है जिससे हमें पता चल रहा है, दिख रहा है, राइट, कि ऐसा कुछ हुआ होगा, कहीं पे पूरा ब्लड फैला हुआ है, ये सब चीज़ें फैक्ट है कि हम उनको सेंस कर सकते हैं और हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं उन चीज़ों को, दैट इज़ अ फैक्ट। उसके बाद द सेकेंड इज मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। कोई भी मेंटल कंडीशन, दिस इज एन साइकोलॉजिकल फैक्ट। ये था फिजिकल फैक्ट, दिस इज साइकोलॉजिकल फैक्ट। दिस इज अ साइकोलॉजिकल फैक्ट कि उसकी मेंटल कंडीशन क्या थी उस टाइम पे, जैसे कि उसके इंटेंशंस क्या थे या फिर उसका बिलीफ क्या था, जो कि हम डायरेक्टली देख नहीं सकते। अब किसी के अंदर क्या इंटेंशन है, वो किसी को मारना चाहता है कुछ गेन करने के लिए, कुछ मोटिव होगा उसका, तो ये जो इंटेंशन और मोटिव है ये हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन ये उसका स्टेट ऑफ माइंड था, राइट। दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट कि जब भी हम कोई चीज़ प्रूव करते हैं, आपने देखा होगा कोई भी मूवी वगैरह में भी आपने देखा होगा, कहते हैं कि ए ने बी का मर्डर इसलिए किया क्योंकि बी के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी ए को मिल जाती। तो ए का मोटिव क्या था, प्रॉपर्टी लेना, और इसीलिए उसका इंटेंशन क्या था कि वो उसको मारना चाहता है। ठीक है, तो ये जो मोटिव और इंटेंशन है ये भी मेंटल कंडीशन है और ये भी फैक्ट है, इसको भी प्रूव किया जाता है। ऑलराइट, ऑल्दो सोल कन्विक्शन नहीं हो सकता मेंटल कंडीशन की बेसिस पे कि ओके यू हैव अ मोटिव तो तुमने ही मारा होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ऑलराइट, बहुत सारी चीज़ें प्रूव करनी पड़ती हैं। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, फैक्ट क्या होता है, कोई भी फिजिकल थिंग जो कि हम परसीव कर सकते हैं सेंसेस से, या फिर कोई भी मेंटल कंडीशन जो भी एक पर्सन के दिमाग में चल रहा था। ठीक है, दैट इज अ फैक्ट। देखो यहाँ पे इलिस्ट्रेशंस भी दिए हुए हैं, that there are certain objects arranged in a certain order in a certain place is a fact। जैसे हम लाइब्रेरी में बुक कैसे रखते हैं, सजा के रखते हैं। अब हम जाके देख रहे हैं कि पूरी लाइब्रेरी की बुक उथल पुथल हो चुकी है, तो इसका क्या मतलब है कि वहाँ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था, कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट कुछ तो हुआ था वहाँ पे, राइट, दैट इज़ अ फैक्ट। दैट अ पर्सन हर्ड और सॉ समथिंग इज़ अ फैक्ट। हर्ड और सॉ, या तो उसने कुछ सुना या तो उसने कुछ देखा, ये एक फैक्ट है। द पर्सन सेड सर्टेन वर्ड इज़ अ फैक्ट। अगर किसी ने बोला है कि मैं ए को मारना चाहता हूँ बहुत ही गुस्से में, और फिर वो गया और आधे घंटे बाद खबर आई कि ए मर गया है, तो वो जो उसने बोला है दैट इज़ अ फैक्ट। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें फैक्ट होती हैं, लाइक किसी के कपड़ों पे खून लगा हुआ है और लोगों ने देखा, दैट इज़ ऑल्सो अ फैक्ट। अगर किसी के फुटप्रिंट्स मिले हैं कीचड़ के अंदर, दैट इज़ ऑल्सो अ फैक्ट। तो ये सब चीज़ें फैक्ट होती हैं। A person holds a certain opinion, has a certain intention, act in good faith or fraudulently, or uses a particular word in a particular sense, or is or was at a specific time conscious of particular sensation is a fact। मतलब कोई पर्सन क्या ओपिनियन रखता है किसी के बारे में, या फिर क्या इंटेंशन रखता है, गुड फेथ में काम कर रहा है या फ्रॉडुलेंटली काम कर रहा है, ये सारी क्या है, ये सब कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट है। ये सेकेंड वाला, ये जो बोला है ना, मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, ये सब उसके अंदर आएगा। होल्डिंग एन ओपिनियन, इंटेंशन, गुड फेथ, फ्रॉडुलेंटली, पर्टिकुलर वर्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस, राइट। और ये पर्टिकुलर वर्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस का क्या मतलब होता है, मान लो कोई लेडी जा रही थी और साइड में खड़े होके कोई मैन गाना गा रहा था,
हो सकता है कि वो उसको छेड़ रहा था, लेकिन हो भी सकता है कि वो उसको नहीं छेड़ रहा था, वो अपना गुनगुना रहा था। तो अब ये जो पर्टिकुलर वर्ड उसने बोले हैं, गाने के जो वर्ड्स थे, तो अब या तो वो लेडी ये कह सकती है कि ये मुझे छेड़ रहा था, या फिर हो सकता है वो छेड़ने की सेंस ही नहीं थी उसकी, है ना। ये उसका साइकोलॉजिकल फैक्ट है, उसके दिमाग में क्या चल रहा था, ठीक है। तो ये भी एक फैक्ट होगा। द नेक्स्ट इज फैक्ट इन इशू। तो नाउ हमने फैक्ट पढ़ लिया, अब फैक्ट तो क्या है, फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट। अब इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है। अगर हम फैक्ट इन इशू का सिंपल मतलब देखें तो वो होता है डिस्प्यूटेड फैक्ट। जो फैक्ट जो कि डिस्प्यूटेड है दोनों पार्टीज के बीच, जैसे कि मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ओके, और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, रिटन रिकॉर्ड नहीं है, वो वर्बल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। बाद में ये बोला जाए पार्टी ए के द्वारा कि मैंने तो ये कहा था कि 31 जनवरी तक डिलीवरी हो जानी चाहिए, उसके बाद अगर डिलीवरी होगी तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, और बी कहे कि नहीं 31 जनवरी नहीं 31 जून कहा था इन्होंने कि वहाँ तक डिलीवरी हो जानी चाहिए। अब ये एक डिस्प्यूटेड फैक्ट है, हमें इस फैक्ट को प्रूव करना है, क्योंकि इसी की वजह से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, राइट। क्योंकि इन्होंने कहा था कि जनवरी तक डिलीवरी हो जानी चाहिए, उन्होंने कहा कि नहीं जून तक बोला था इन्होंने। अब ये एक डिस्प्यूटेड फैक्ट है, इसी के बेसिस पर हमारा आगे का केस जो भी होगा डिसाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो एक कार एक्सीडेंट हुआ। अब पार्टी ये कह रही है कि कार एक्सीडेंट इसलिए हुआ क्योंकि तुमने रेड लाइट जंप करी। पार्टी भी बोल रही है मैंने रेड लाइट जंप नहीं करी, तुमने रेड लाइट जंप करी। दोनों अलग अलग साइड से आ रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। अब ये उनके ऊपर ये एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो वो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं दैट इज़ अ डिस्प्यूटेड फैक्ट, एंड द डिस्प्यूटेड फैक्ट इज कॉल्ड द फैक्ट इन इशू, क्योंकि हमें इसी को प्रूव करना है। जो हमारा जजमेंट होगा इज बेस्ड ऑन इट, जो हमारा जजमेंट होगा वो इस डिस्प्यूटेड फैक्ट पे ही बेस्ड होगा, इसीलिए हम इसको प्रिंसिपल फैक्ट भी कहते हैं, प्रिंसिपल फैक्ट्स, ओके, सॉरी। सो इसीलिए हम इसको प्रिंसिपल फैक्ट भी कहते हैं। अब सिविल में क्या होता है, ये डिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैं। क्रिमिनल में क्या होता है कि क्रिमिनल में क्या होता है कि जो चार्जशीट होती है, राइट। अब चार्जशीट में कुछ कुछ चार्जेस लगे होते हुए कि ए ने, अक्यूज्ड पर्सन ने ये क्राइम किया है। अब ए बोलता है कि नहीं मैंने ये क्राइम किया ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे भी डिस्प्यूटेड हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चार्जशीट आ जाती है, सिविल में चार्जशीट नहीं होती, राइट, क्रिमिनल में चार्जशीट होती है। तो अब यहाँ पे भी डिस्प्यूटेड फैक्ट्स क्या है कि ए ने मर्डर किया है या नहीं किया है, राइट। तो ये जो डिस्प्यूटेड फैक्ट्स होते हैं वही फैक्ट इन इशू होते हैं। जिन फैक्ट्स को हमें प्रूव करना है कि हाँ ये मैंने रेड लाइट जंप की कि नहीं की, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ था, मैंने ये क्राइम किया है कि नहीं किया है, दैट इज़ द डिस्प्यूटेड फैक्ट, एंड इसी को हमें प्रूव करना है। इसी के बेसिस पे जजमेंट होगा। मान लो प्रूव हो गया कि ए ने ही रेड लाइट जंप करी थी, तो पनिशमेंट किसको मिलेगी, ए को या बी को, ए को मिलेगी। तो हमारा जजमेंट क्या है, पूरा का पूरा फैक्ट इन इशू पर बेस्ड है, समझे। ये होता है फैक्ट इन इशू। अब बात आती है रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है, ठीक है। रेलेवेंट फैक्ट होता है जो कि हेल्प करता है हमें इन प्रूविंग और डिसप्रूविंग द फैक्ट इन इशू, ठीक है। हमारा फैक्ट इन इशू है कि ए ने बी का मर्डर किया है कि नहीं किया है। अब रेलेवेंट फैक्ट कैसे हेल्प करेगा ये प्रूफ करने में। फॉर एग्जांपल हमें पता चलता है कि मर्डर से एक दिन पहले ए गया था स्टोर पे और उसने बहुत बड़ी सी चाकू खरीदी। अब मर्डर से एक दिन पहले ए ने चाकू खरीदा, क्या ये रेलेवेंट फैक्ट हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमें हेल्प कर रहा है ये जानने में कि शायद ए ने ही बी का मर्डर किया होगा, राइट। ए की एनिमिटी थी बी से, एनिमिटी थी बी से ओवर प्रॉपर्टी, ओवर सम प्रॉपर्टी। अब इसके पास मोटिव भी है,
हमें पता चल रहा है कि इसके पास मोटिव भी था बी को मारने के लिए, क्योंकि इसकी ऑलरेडी दुश्मनी चल रही थी प्रॉपर्टी के ऊपर, और उसके बाद मर्डर से एक दिन पहले इसके पास चाकू भी था, मतलब इसने चाकू खरीदा मर्डर से एक दिन पहले। उसके बाद पता चल रहा है कि ए ने अपने वर्क से छुट्टी ली थी, हॉलीडे या फिर लीव लिया था इसने अपने वर्क से। ए कहता है मैं बीमार था इसलिए मैंने छुट्टी ली थी, बट उसके पास कोई हॉस्पिटल का प्रूफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ किस तरफ इशारा कर रही हैं? इसी तरफ ना कि ए ने ही बी को मारा होगा। तो ये रेलेवेंट फैक्ट्स हैं। ये क्या है? फैक्ट्स जो कि रेलेवेंट। क्या? ए ने चाकू खरीदा, ये एक फैक्ट है जो कि रेलेवेंट है, क्योंकि हमारे एक्यूजेशन है कि ए ने ही बी को मारा होगा। ए की बी से दुश्मनी थी, ये भी एक रेलेवेंट फैक्ट है। ए ने मर्डर वाले दिन छुट्टी ली थी काम से, क्योंकि वो हो सकता है वो छुट्टी लेके प्लानिंग कर रहा हो कि मारने जाऊंगा इस तरीके से, राइट? तो ये जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं ये हेल्प कर रहे हैं फैक्ट इन इशू को प्रूव करने में या डिसप्रूव करने में। तो आपको डिफरेंस समझ में आया रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू? फैक्ट इन इशू वो चीज़ें होती हैं जो कि डिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैं, जिसके ऊपर जजमेंट बेस होगा, और रेलेवेंट फैक्ट वो हैं जो कि हेल्प करते हैं हमें प्रूव करने में कि क्या हुआ होगा और क्या नहीं हुआ होगा। हम फैक्ट इन इशू को फैक्टम प्रोबेंडम भी कहते हैं, फैक्टम प्रोबेंडम। और रिलेवेंट फैक्ट को क्या कहते हैं? फैक्टम प्रोबैंस, फैक्टम प्रोबैंस। ऑलराइट, तो आपको ये दो चीज़ें क्लियर हुई। फैक्ट क्या होता है? फिजिकल और मेंटल। फैक्ट इन इशू क्या होता है? डिस्प्यूटेड फैक्ट। और रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है? जो प्रूफ करने में हेल्प करे फैक्ट इन इशू को। ठीक है, तो ये हमारी 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हुई। और अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ क्वेश्चन पूछना, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको हेल्प करेगा पूरा एविडेंस एक्ट समझने के लिए। ऑलराइट, ओके, सो नाउ बैक टू द बैरेक्ट। फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड एनी फैक्ट फ्रॉम विच। अभी यहाँ तक का हम मतलब समझते क्या लिखा है? फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट। फैक्ट इन इशू इंक्लूड करता है उन फैक्ट को, कौन से फैक्ट को? विच ईदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स। वो फैक्ट्स या तो वो खुद से या तो दूसरे फैक्ट से कनेक्ट होके। द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंड ऑफ एनी right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows। अब हम देखते हैं इसका क्या मतलब निकलता है। फैक्ट्स इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड एनी फैक्ट फ्रॉम विच, कोई भी फैक्ट जिससे या तो खुद से या तो दूसरे फैक्ट्स के साथ कनेक्ट होके। खुद से जैसे कि मान लीजिए आपने बोला कि जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन आप दूसरे सिटी में थे, ठीक है, और आपने सीसीटीवी फुटेज दिखा दी जिस होटल में आप रुके थे और वहाँ का चेक इन दिखा दिया आपने, तो ये सफिशिएंट है इन इटसेल्फ, ये प्रूव करने के लिए कि हाँ आप दूसरे शहर में थे। और ये जो दूसरा है, इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स, मान लीजिए आपने ट्रेन की टिकट्स दिखाई कि ये मेरी टिकट्स हैं कि मैं दूसरे शहर था, तो दिस इज़ नॉट सफिशिएंट, क्योंकि वो बस टिकट्स थी, आप गए नहीं गए, कब वापस आए, ओके, ये नहीं पता। लेकिन वहीं पे अगर आपने सीसीटीवी फुटेज भी दिखा दी और चेक इन भी दिखा दिया होटल में, ये चीज़ क्या हो जाएंगी? सफिशिएंट हो जाएंगी प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो वो फैक्ट जो कि ईदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स, द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंड, या तो किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस बताती हैं कि आप होटल में थे, या नॉन एग्जिस्टेंस बताती हैं कि आप होटल में नहीं थे, या फिर नेचर बताती हैं। ओके, व्हाट इज़ नेचर? नेचर का मतलब किसी चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को 20,000 रुपये लोन में दिया। नाउ दैट पर्सन इज सेइंग कि नहीं वो लोन थोड़ी था, वो तो गिफ्ट था, हम तो फ्रेंड्स हैं, लोन थोड़ी हो सकता है वो। तो यहाँ पे ये चीज़ फैक्ट इन इशू हो जाएगी, है ना, कि वो गिफ्ट था या लोन था। तो जो चीज़ नेचर को डिसाइड करता है, किसी चीज़ के नेचर को, वो भी फैक्ट इन इशू होता है। एक्सटेंट, फॉर एग्जाम्पल कि कोई इंजरी हो गई, राइट, जैसे कि कार एक्सीडेंट हुआ, कुछ इंजरी हो गई, तो अब कितना अमाउंट देना है आपको कंपनसेशन में, ये एक्सटेंड, उसका एक्सटेंड, ये भी फैक्ट इन इशू होगा। तो आपको कितना अमाउंट पे करना है उस पर्सन को
ये चीज़ भी फैक्ट इन इश्यू होगी, राइट। तो एक्सटेंड ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी। राइट तो आपको पता है क्या होता है कि हाँ एक्सीडेंट हुआ है, मेरा कंपनसेशन है, मुझे चाहिए। लाइबिलिटी की आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। व्हाट इज़ डिसेबिलिटी? डिसेबिलिटी का मतलब होता है अ लीगल रिस्ट्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अ माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज अ डिसेबिलिटी अंडर द लॉ, राइट। तो डिसेबिलिटी भी डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, नाउ यू आर सेइंग कि मुझे मेरे पैसे वापस करो, आप कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट क्या बोलेगा कि दिस इज़ अ माइनर, ही इज़ अ माइनर, तो ये तो डिसेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, राइट। तो डिसेबिलिटी भी डिसाइड करता है। तो यहाँ पे आपका फैक्ट इन इशू क्या होगा कि क्या माइनर के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है या नहीं किया है। अगर माइनर के साथ किया है तो डिसेबिलिटी हो जाएगी। एसर्ट और डिनाई। एसर्ट मतलब एक पार्टी क्लेम कर रही है, डिनाई मतलब एक पार्टी मना कर रही है, राइट। इन अ सूट और प्रोसीडिंग नेसेसरीली फॉलोस। इसका मतलब ये है कि जो जजमेंट जो होगा वो इसी के ऊपर बेस होगा। This means that the fact in issue is essential to deciding the case. The court must determine the fact before making a final judgment. क्या आपने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था या फिर क्या आपने लोन लिया था या गिफ्ट दिया था, ऑल दिस इज एन फैक्ट इन इशू। और कोर्ट को सबसे पहले इन चीज़ों को डिटरमाइन करना पड़ेगा, फैक्ट इन इशू, उसके बाद ही कोर्ट जजमेंट दे सकता है। तो इसका सिंपल मतलब क्या हुआ, कोई भी फैक्ट जो किसी राइट और लाइबिलिटी का एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस बता रही है, या तो खुद से या फिर दूसरे फैक्ट से कनेक्ट होके, उसको हम कहेंगे फैक्ट इन इशू। And the fact in issues are the disputed facts which should be decided first, and the judgment is based on that fact in issue. Okay? तो fact in issue clear है। इसमें एक explanation है। Whenever under the provision of the law for the time being in force relating to civil procedure, any court records an issue of fact, the fact to be asserted or denied in the answer to such issue इज़ अ फैक्ट इन इशू। इसका मतलब यही है कि सिविल केसेस में भी जो कोर्ट होती है वो फैक्ट इन इशू को डिसाइड करेगी और उसके बेसिस पे ही जजमेंट देगी। यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं, इनको देखते हैं। A is accused of the murder of B. At his trial, the following facts may be in issue. A caused B's death. क्या A ने ही B की हत्या करी है, ये एक फैक्ट इन इशू हो जाएगा। That A intended to cause B's death. क्या A मारना चाहता था B को या नहीं मारना चाहता था। That A had received grave and sudden provocation from B. That A at the time of doing of the act which caused B's death was by reason of unsoundness of mind incapable of knowing its nature. कि क्या A जानता था कि वो क्या काम कर रहा है, क्या वो हत्या कारित कर रहा है, क्या A को ये बात पता थी। तो ये सारी चीज़ें फैक्ट इन इशू हो जाती हैं। ठीक है, अभी भी कोई डाउट है यू कैन टेल मी। ये हो गया फैक्ट इन इशू। अब आते हैं हम रेलेवेंट फैक्ट पे। 2(1)K में रेलेवेंट दिया हुआ है। अ फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट टू अनदर व्हेन इट इज कनेक्टेड विद अदर in any of the ways referred in the provision of this अधिनियम relating to relevancy of fact। अब यहाँ पे रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट को लेके बहुत ज़्यादा इसका डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है, बल्कि ये बोला गया है कि आगे के सेक्शंस में बताया गया है क्या क्या चीज़ें रेलेवेंट फैक्ट होती हैं जिनको कि हमें कंसिडर करना है। वैसे मैंने आपको इसको डिफाइन कर दिया है क्या होता है, जो हेल्प करता है फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए। लेकिन ये होता क्या है, आगे के सेक्शंस में पूरे सेक्शन 4 से लेके 50 तक रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स को बताया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये इसकी डेफिनेशन में आएंगी। तो यहाँ तक हो गया है। अब हमारा बस थोड़ा बहुत बच गया है, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड एविडेंस। तो मैं आपको ये डेफिनेशंस नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, क्योंकि मे प्रिज्यूम एंड शैल प्रिज्यूम को भी करने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा। ओके, तो अगर आपको अब इसमें यहाँ तक में कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ लीजिए एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ इट। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।